मूवी की शुरुआत एक रिचुअल से होती है, जहां हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जिन्हें जमीन में दफनाया जा रहा होता है, लेकिन उनका सिर बाहर होता है जबकि पूरा शरीर मिट्टी के अंदर। इस रिचुअल के दौरान एक औरत भी नजर आती है जो ये पूरा रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, और यहीं पर अचानक सीन कट हो जाता है। इसके बाद कहानी 6 दिन पहले की दिखाई जाती है और हम एक गांव देखते हैं जहां पर मिस्टर मुलवांतो यानी कि मिस्टर म्यूल, जो कि बेहद अमीर इंसान है। म्यूल के पास खेती की बहुत जमीन है और उसकी जमीन बाकी लोगों की जमीन से कहीं ज्यादा उपजाऊ है। लोग अक्सर उससे पूछते हैं कि उसकी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है, लेकिन वह कभी किसी को इसका राज नहीं बताता। म्यूल का एक भाई भी है, सुएनो, जो उसके खेत में ही काम करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि म्यूल घर लौट रहा है और अपने छोटे बेटे यांदा से बात कर रहा है। वह यांदा से कहता है, पढ़ाई पर ध्यान दो और सोचो कि आगे कौन से कॉलेज में जाना है। लेकिन यांदा पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। उसे खेती पसंद है, वो फार्म संभालना चाहता है, वहीं रहकर काम करना चाहता है, मगर उसके पिता चाहते हैं कि वह एक कमांडर बने। अब हम अजंग को देखते हैं जो म्यूल की भतीजी है, यानी उसके भाई सुएनो की बेटी। अजंग घर के सारे कामकाज संभालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि म्यूल के 3 बच्चे हैं। सबसे छोटा बेटा यांदा, उसकी बहन नूरी और सबसे बड़ा बेटा सैसा। सैसा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन चुका है, जबकि नूरी ग्रेजुएशन कर रही है, जिसके बाद वो इंजीनियर बन जाएगी। इसके बाद म्यूल अपनी पत्नी ईबू के पास जाता है और यांदा की बात छेड़ता है। वह कहता है कि यांदा के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वह तो बस फार्मिंग करना चाहता है। ईबू ये सुनकर कहती है, उसे फोर्स मत करो, जो उसे ठीक लगे वही करने दो। इतने में बातचीत के दौरान म्यूल कॉफी पीता है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है और ईबू घबराकर उसे संभालने की कोशिश करती है। अब सीन अगले दिन की ओर बढ़ता है और आज था क्लीवन ट्यूसडे है। यह दिन मान्यता के अनुसार काफी अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की मौत इस दिन होती है तो उसकी आत्मा अपने करीबी लोगों को अपने साथ ले जा सकती है। खैर, म्यूल नहाने जाता है और शावर और हीटर ऑन करता है, और उसी बीच हीटर में अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पानी में करंट फैल जाता है। अनजाने में म्यूल पानी पर पैर रख देता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। हंसता खेलता परिवार एक पल में तबाह हो जाता है। इसके बाद हम नूरी को देखते हैं। वह अपने पिता की मौत की खबर सुनकर घर आती है और बहुत रोती है। सैसा भी आता है और उसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है, और ईबू की तो पूछो ही मत, उसकी हालत बेहद नाजुक है। तभी म्यूल का एक दोस्त, जो कि गांव का हेड है, वह सैसा को बताता है कि उन्हें एक रिचुअल करना होगा। क्यों? क्योंकि म्यूल की मौत क्लीवन ट्यूसडे को हुई है और यह दिन अशुभ माना जाता है। इस रिचुअल में परिवार को प्लेट्स को रास्ते भर तोड़ना होगा। अगर यह रिचुअल नहीं किया गया तो मान्यताओं के अनुसार मरा हुए मेंबर अगले 5 दिनों में बाकी परिवार को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन सैसा यह सब करने से इनकार कर देता है। वह इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। उसके पिता अभी खत्म हुए थे, इसलिए यह सब उसे बकवास लगता है और वो अंदर चला जाता है और फ्यूनरल में प्रेयर करने लगता है। पढ़े लिखे होने के नाते उन्हें इन बातों पर कोई भरोसा नहीं था। अब हम देखते हैं कि म्यूल को दफनाने के लिए ले जाया जाता है, जहां चारों परिवार वालों को रिचुअल परफॉर्म करना था। लेकिन ईबू की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए सैसा उसे संभालता है। इस वजह से रिचुअल सिर्फ नूरी और यांदा ही कर रहे थे। वे प्लेट्स को रास्ते में तोड़ते हैं और साथ ही कुछ फूल और सिक्के भी फेंके जाते हैं। इसके बाद म्यूल को दफनाया जाता है। ईबू की हालत गंभीर थी। वह अपने पति से बेहद प्यार करती थी और म्यूल के जाने का सदमा उसके लिए गहरा था। आज पहला दिन था जब घर में प्रेयर्स और कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थीं। इसी बीच ईबू को अपने पति की आवाज सुनाई देती है, किसी तरह की स्प्रिट या कुछ और। म्यूल उसे बुला रहा होता है। ईबू उठकर उस आवाज का पीछा करती है। रोते हुए वह कहती है, मैं भी उसके साथ जाना चाहती हूं, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती। नूरी उसकी आवाज सुनकर आती है और उसे संभालती है। वह ईबू को अपने कमरे में ले जाती है और ईबू के सो जाने के बाद कमरे में रखी एक फोटो अचानक गिर जाती है। नूरी उसे उठाती है और सही जगह रखकर अपने कमरे की ओर जाती है, लेकिन तभी बाथरूम से कुछ आवाज आती है। नूरी डरते हुए चेक करने आगे बढ़ती है और वहां यांदा खड़ा होता है। वे बात करने लगते हैं। नूरी अपनी मां के बारे में चिंतित होती है और कहती है कि सभी को यह रिचुअल करना चाहिए था। वे आगे बढ़ते हैं और अजंग उनसे मिलती है। अजंग भी यही कहती है कि रिचुअल करना जरूरी था। तभी सैसा आता है और उनकी बात सुनकर इसे बकवास कहता है। वह जोर देकर कहता है, ऐसा कोई बुरा दिन या क्लीवन ट्यूसडे वगैरह कुछ भी नहीं होता, और सैसा वहां से चला जाता है क्योंकि उसे इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था।
लेकिन नूरी और यांदा को रिचुअल और ईबू की अजीब घटनाओं पर पूरा भरोसा था। तभी नूरी के पीछे कफन में लिपटा भूत दिखाई देता है। इसके बाद कहानी अगले दिन पहुंचती है। नूरी देखती है कि उसकी माँ ईबू अपने कमरे में नहीं थी। वह हर जगह अपनी माँ को ढूंढती है। नूरी के साथ अजंग भी अपनी आंटी को ढूंढ रही थी। तभी वे दोनों पाते हैं कि ईबू सड़क पर सो रही थी। यह देखकर वे तुरंत बाकियों को बुलाते हैं और मिलकर ईबू को सड़क से सुरक्षित हटा देते हैं। इस बीच म्यूल का दोस्त वहां से गुजर रहा था और यांदा को बताता है, यह सब तुम्हारे पिता की मौत से जुड़ा हुआ है। नूरी और अजंग ईबू को कमरे में लेकर आती हैं। ईबू बताती है, मैं बहुत जल्दी खत्म होने वाली हूं और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। नूरी यह बात अपने भाइयों को बताती है। सीसा इसे सुनकर कहता है, शायद तुम्हारी माँ डिप्रेशन में है, कुछ भी खास नहीं है। लेकिन यह डिप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ईबू अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की बात कर रही थी और साथ में कफन में लिपटा भूत भी दिखा। यह सारी चीजें कोई साधारण मानसिक परेशानी नहीं हो सकती। सीसा उनकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह सुपरनेचुरल और ऐसी चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। अगला दिन आता है। नूरी और ईबू साथ में होते हैं। ईबू बताती है कि उनके पिता नूरी के ग्रेजुएशन के लिए बेहद एक्साइटेड थे और काफी प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन किस्मत कुछ और ही थी। इसी दौरान सेसा आता है और अपनी माँ को बताता है कि वह रात को काम के लिए दूसरे शहर जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि घर में कोई काम चल रहा है। उस रात हम देखते हैं कि ईबू अपने कमरे में प्रेयर्स कर रही है, लेकिन हम मिरर के रिफ्लेक्शन में उसी कफन में लिपटे हुए भूत को देखते हैं। खैर, इसी बीच वहां पर सीलिंग का फैन अजीब तरह से हिलने लगता है, क्योंकि ऊपर की तरफ काम चल रहा था और फैन अब नीचे गिरने वाला था। ईबू फैन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद ही नहीं होता। इसके बाद वह फैन सीधा ईबू के मुंह पर गिर जाता है और उसके ब्लेड से उसका फेस पूरी तरह कट जाता है। उसकी यही मौके पर मौत हो जाती है। यानी जैसा उसने कहा था कि वह खत्म होने वाली है, वैसा ही हुआ। एक साथ इन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया था। एक ही परिवार में दूसरी मौत देखकर नूरी काफी रोने लगती है। खैर, तभी हम यांदा को देखते हैं, जिसे उसके पिता का दोस्त यानी कि म्यूल का वही दोस्त एक एड्रेस देता है। यह एड्रेस असल में एक तांत्रिक या शेमन का था, जो अब शायद इन्हें बचा सकती थी। अब तभी हम नूरी और सेसा को देखते हैं, जो आपस में बहस कर रहे होते हैं। नूरी कहती है कि यह सारी चीजें रिचुअल कंप्लीट ना करने की वजह से हुई हैं, लेकिन सेसा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था। बहस तकरार में बदल जाती है। रात में नूरी अपनी माँ की डेड बॉडी के पास सो रही होती है। अचानक उसकी माँ की लाश उठ जाती है। नूरी डर के मारे पीछे मुड़ती है, लेकिन लाश फिर नॉर्मल हो जाती है। हम सेसा को देखते हैं, जो ब्रिज पर सिगरेट पी रहा था। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बुला रही होती है। मुड़ने पर वह अपनी माँ का भूत देखता है, जिसे देखकर वह डर जाता है, लेकिन दूसरी साइड उसे अपने पिता का भूत भी दिखता है। यानी कि अब तक जिन चीजों पर सेसा विश्वास नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे होने लगी थी। लेकिन सेसा इन बातों पर इसलिए नहीं मानता था क्योंकि वो डॉक्टर था। अब यह सारा नजारा देखकर सेसा जल्दी से अपनी बाइक पर बैठकर घर आ जाता है। घर आकर वह अपनी स्लीपिंग पिल्स लेता है और सो जाता है। अब सीन चौथे दिन पर आता है, जहां पर अपनी मां को दफनाने के बाद यांदा नूरी को वह एड्रेस बताता है जो कि उसे विलेज हेड ने दिया था। यहां अजंग उसको बताती है कि यांदा और नूरी यहां पर नहीं है। अब दूसरी ओर हम नूरी और यांदा को देखते हैं, जो कि शेमन के घर पर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम सूमा था, यानी मबा सूमा। वह दोनों सूमा के घर के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच घर पर सेसा अजंग को बुलाता है और नूरी और यांदा के बारे में पूछने लगता है कि वे कहाँ गए हैं और अभी तक लौटे क्यों नहीं। तब अजंग उसको बताती है कि शायद यह लोग विलेज हेड के कहने पर कहीं गए हैं, क्योंकि आखिरी बार उसने यांदा को उससे बात करते हुए देखा था। खैर, यह बात बताकर अजंग अपने काम करने चली जाती है। अब सेसा भी अपने रूम में आ जाता है, जहां पर वह बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे वहां पर अपनी माँ की आंख मिलती है। अपनी माँ की आंख को देखकर वह काफी डर जाता है, लेकिन जब वह दोबारा देखता है तो वह आंख वहां से गायब हो गई थी। अब वहां पर उसको एक पुड़िया मिलती है, जो कि काले जादू से रिलेटेड लग रही थी। यह देखकर वह उसका फोटो खींचता है और नूरी को भेज देता है। तभी विंडो का दरवाजा तेजी से खुलता है, जिससे सीसा डर जाता है। अब सेसा खिड़की के पास जाता है कि तभी उसे उसके पिता की लाश दिखाई देती है, जिसको देखकर वह अपना मुंह मोड़ लेता है, जहां पर उसे उसके पिता बाहर दिखते हैं और वह उनके पीछे बाहर चला जाता है। बेसिकली सेसा काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था कि उसके पिता, जो पहले खत्म हो चुके थे, यहां पर कैसे आ गए।
अब हम नूरी और यांदा को देखते हैं जो कि मब्बा सुमा से बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी नूरी के पास अजंग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि सैसा कहीं चला गया है। इसके बाद नूरी और यांदा जल्दी से वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। तभी सारे गांव वाले भी सैसा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब हम सैसा को देख पाते हैं जो अपने पिता को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे उनकी झलक दिखाई दी थी। लेकिन तभी उसके सामने उसकी मां की आत्मा आती है जिसको देखकर वह डर के मारे भागने लगता है। लेकिन इसी बीच उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है, यानी भालू वाले ट्रैप में, और इससे वह काफी घायल हो जाता है। तभी नूरी और यांदा वहां पहुंच चुके थे और वह अपने भाई को ढूंढने लगते हैं। अब सैसा अपने पैर को आजाद करता है, लेकिन वह काफी घायल हो चुका था। वह रोड पर आता है जहां वह एक पिकअप कार को रोकता है और उसे क्लिनिक तक छोड़ने के लिए कहता है। पिकअप कार वाला उसे क्लिनिक के बाहर उतार देता है, जिसके बाद सैसा क्लिनिक के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था और इसलिए वह खुद ही स्ट्रेचर पर लेट जाता है। तभी कोई उसे ले जाने लगता है और यह कोई और नहीं बल्कि उसके माँ बाप की आत्माएं थीं। यह देखकर वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वह खुद को मुर्दा घर पर पाता है। यह देखकर वह काफी डर जाता है कि वह क्लिनिक से यहाँ पर कैसे आ गया। तभी मुर्दा घर के सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सैसा काफी डर जाता है और वहां से हड़बड़ी में भागता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और एक नुकीला ऑब्जेक्ट उसके सर में घुस जाता है, जिससे वह वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। अब सभी लोग सैसा को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि पिकअप कार वाले ने उसे क्लिनिक पर छोड़ दिया था। ये सुनकर सभी लोग क्लिनिक जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें उसकी लाश मिलती है। ये देखकर नूरी और यांदा बहुत ज्यादा सदमे में चले जाते हैं क्योंकि उनके तीनों परिवार वाले खत्म हो गए थे। ये काफी शॉकिंग था क्योंकि सबसे पहले माता पिता का साया उनके सिर से छिन गया और माता पिता के जाने के बाद बड़ा भाई ही पिता समान होता है। अब नूरी और यांदा टूट चुके थे। दोनों यही सोच रहे थे कि काश उनकी माँ और भाई भी वह रिचुअल कर लेते। वे सोच रहे थे कि शायद इस रिचुअल से वह बच जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सीन अब रात की तरफ मुड़ता है। हम नूरी को देखते हैं और उसे भी ठंड लगने लगती है, यानी कि जो कुछ भी रिचुअल वाली चीज थी वह गलत थी और इसका मतलब यह था कि अब उसकी बारी है। नूरी को याद आता है कि उसकी माँ को भी इसी तरह ठंड लग रही थी और हमने नोटिस किया था कि सैसा के साथ भी वही हुआ था। इसके बाद नूरी अपने भाई सैसा द्वारा भेजा हुआ फोटो देखती है जिसमें वह पुड़िया थी। अब वह अपने रूम में चेक करती है और एक और पुड़िया मिलती है। वह पुड़िया अपने भाई को दिखाती है और यह देखकर भाई भी हैरान रह जाता है। इसके बाद दोनों माबा सुमा के पास जाते हैं। सुमा उन्हें बताती है कि उनके परिवार को किसी ने कर्ज कर दिया है, यानी मौत को उनके पीछे छोड़ दिया गया था। मतलब उनकी जिंदगी मौत ने ही ले ली थी। अब सीन फाइनल डेस्टिनेशन वाला बन चुका था। वे जो स्पिरिट्स देख रहे थे असल में वह मौत थी, ना कि उनके माँ बाप की आत्मा। वह सिर्फ उनका रूप लेकर उन्हें डरा रही थी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि किसी ने भी अब तक स्पिरिट्स के हाथों नहीं मारा गया था। सभी जो मरे थे वह हादसों और एक्सीडेंट से मरे थे, यानी कि यह सारा काम मौत कर रही थी। अब सवाल यह था कि काले जादू के जरिए मौत को उनके पीछे किसने भेजा, और यही मूवी की सबसे बड़ी गुत्थी थी। सुमा बताती है कि उन्हें तापा पैदाम करना होगा, जो कि एक रिचुअल है। सुमा इस रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करती है और वह नूरी और यांदा को आधा जमीन में गाड़ देती है, सिर्फ उनके सर बाहर रहते हैं। फिर वह रिचुअल की प्रक्रिया शुरू करती है। इस रिचुअल से जिसने मौत को छोड़ा था वह वापस उसी के पास चली जाती है और वही होता है। अब खुलते हैं मूवी के असली पत्ते। मौत सबसे पहले सोएनो के पास जाती है। जी हाँ, मिस्टर मुलवांतो का भाई यही सब करवाने वाला था। मौत एक भयानक रूप लेकर उसके ऊपर एसिड गिरवा देती है, जिससे सोएनो का चेहरा जल जाता है और वह वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। इसी बीच फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि सोएनो का असल में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी बीवी खत्म हो गई थी। मुलवांतो ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। उसने कहा था कि वह अजंग को अच्छे कॉलेज भेजेगा, साथ ही उसकी फार्मिंग और प्लांटेशन का भी ध्यान रखेगा। लेकिन धीरे धीरे मुलवांतो ने सोएनो की फार्मिंग और प्लांटेशन अपने नाम करवा लिया और सोएनो को पागल साबित कर दिया। साथ ही अजंग को कॉलेज भेजने के बजाय अपने यहाँ घोड़े की रखवाली पर लगा दिया। जब सोएनो को यह सब पता चला तो उसने काला जादू करने का फैसला किया और मौत को उनके पूरे परिवार के ऊपर छोड़ दिया।
अजंग ने सबके नाम की पुड़िया बिस्तर के नीचे रखी जिसमें मुर्दा घर की मिट्टी थी। ये रिचुअल बेहद खतरनाक था और केवल एक्सपर्ट शेमन ही इससे बचा सकता था। अजंग हॉर्स को शेड में ले जा रही थी, लेकिन घोड़ा उसे जंगल में खींच ले गया। पेड़ की नुकीली डाल उसके अंदर घुस गई और अजंग वहीं मारी गई। रिचुअल सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद नूरी और यांदा अपने परिवार के ग्रेव पर जाते हैं। यांदा सोचता है कि अब अजंग पढ़ाई के लिए जाएगी, लेकिन नूरी कहती है कि वह यहीं रहेगी और गांव वालों की मदद करेगी। यांदा के मन में सवाल आता है कि क्या वे बचे शेमन के तापा पैनम रिचुअल से थे या किसी और वजह से। मिड क्रेडिट सीन में विलेज हेड बोदी दिखाई देता है, जो मुलवांतो का पुराना फ्रेंड था। शॉकिंगली विलेज हेड बोदी मबा सुकमा से मिलने आता है। सुमा उसे हंसते हुए नमस्कार करती है और बूदी भी हंस रहा था, जो संकेत है कि कहीं ना कहीं यह सब उसने ही इनडायरेक्टली करवा रखा था। यानी कि विलेज हेड हो या ना हो, वह बुरा इंसान था। हम जानते हैं कि म्यूल के पास बहुत सारी उपजाऊ जमीन थी और उसने विलेज हेड को कभी भी इसके बारे में नहीं बताया, ताकि उसका असली प्लान छुपा रहे। संभव है कि म्यूल ने कोई रिचुअल करवाया था जिसके चलते पूरे घटनाक्रम हुए। इसके अलावा विलेज हेड जानता था कि दोनों भाई में तालमेल नहीं है, जिससे म्यूल अपने फायदे के लिए खेल खेल सकता था। असल में मुलवांतो म्यूल ने सोयनों के सारे खेत हथिया लिए थे और कहानी में यह सारा संघर्ष, मौत और काला जादू इसी लालच और चालाकी से जुड़ा था। तो म्यूल ने इसका फायदा उठाया और सोयनों को रिचुअल के बारे में बताया, जिसके चलते सोयनों ने वह रिचुअल करवा दिया। यहां उसने एक तीर से दो निशाने लगाए। दोनों परिवार खत्म होंगे और सारी जमीन उसके कंट्रोल में आ जाएगी। और शेमन, वह कहीं ना कहीं काफी ईविल लग रही थी। यह नॉर्मल शेमन नहीं थी, बल्कि संभावना है कि किसी डेमन को विलेज हेड ने अपने बस में कर रखा था। देख ही चुके हो, दोनों भाई खत्म हो चुके हैं, उनकी बीवियां भी खत्म हो चुकी हैं और बच्चे भी नहीं बचे। खाली 2 बचे हैं, जो खुद बहुत ज्यादा नादान हैं। अब विलेज हेड की बारी थी। वह इनकी जमीन हथिया लेगा और यही उसका प्लान था, जिसमें वह कामयाब हो गया। और इसी के साथ द डिसीज्ड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आप मिस न करें ऐसे और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशंस।